नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो अब हमारा राजनीति विज्ञान में जो 4th चैप्टर है, अध्याय 4 है, कौन सा संस्थाओं का कामकाज का, उसका लेक्चर नंबर 6 आखिरी लेक्चर है हमारा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो भी क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पॉलिटी में एक चैप्टर बचेगा, मौलिक अधिकारों का है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पर आज जो लेक्चर नंबर 6 है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यायपालिका के बारे में है। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 4 संस्थाओं के कामकाज का आखिरी और फाइनल लेक्चर, वीडियो नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग न्यायपालिका को जानते हैं कि एक्चुअल में न्यायपालिका होती क्या है। बहुत से बच्चों को सच में न्यायपालिका का मतलब ही नहीं पता। जब जुडिशरी की मैं बात करता हूं, जब मैं न्यायपालिका की बात करता हूं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी न्यायपालिका का भाग है, पर न्यायपालिका की एक सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, न्यायपालिका सच में क्या है, उसका रोल क्या है। हम लोग देखते हुए आए हैं शुरुआत से पॉलिटी में कि विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका उसे लागू कर रही है, तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी। और न्यायपालिका है कहां, किसके पास अधिकार है न्यायपालिका में, और अधिकार देने वाली तो एक ही संस्था है हमारे देश में, भारत का संविधान। तो क्या है ये न्यायपालिका और इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल भारत में क्यों है, इसमें जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम क्या है, उन सब के बारे में जानते हैं। तो न्यायपालिका क्या है, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा हमारे भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। कौन सी, जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, जहां से हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रथम पेज है प्रस्तावना उद्देशिका, उसमें भी क्या है, न्याय की बात करिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस है, उसकी बात करता है हमारा देश का संविधान। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो न्यायालय हैं, ठीक है। न्यायालय क्या होते हैं, न्यायालय हम बोलते हैं कोर्ट को, अदालतों को। न्यायालय मतलब कोर्ट या अदालत। और न्यायपालिका क्या है वो भी जान लेते हैं। तो हम क्या है, 3 लेवल पे हमें कोर्ट देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला लेवल होता है वो लेवल हमारा कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में है ना, सर्वोच्च न्यायालय कोई नहीं बोलता, सब क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है उच्च न्यायालय, इसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। और जो तीसरा और फाइनल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो, अब इस चीज को समझो, सबसे जो ऊपर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक है, पूरे भारत में एक है, और पूरे भारत के जो फैसले हैं, पूरे इंडिया के जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो ये एपेक्स बॉडी है, न्यायपालिका की एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब सबसे सर्वोच्च, सबसे हाईएस्ट अगर डिसीजन किसी का मानना होगा तो हमें सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको हर स्टेट में हर राज्य का अपना एक क्या है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। हो सकता है कि 2 राज्यों का एक हो, ठीक है। तो इसलिए हर राज्य में आपको क्या है, एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय है वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में देखने को मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब ये जो तीनों मिलाकर के है भाई, एक सर्वोच्च न्यायालय और हर राज्य के जो उच्च न्यायालय है वो, और हर जिले के जितने भी क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो, इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका कह रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये तीनों कोर्टों को मिलाकर के, इन तीनों अदालतों को मिलाकर के, ये क्या है, हमारा न्यायपालिका कहलाती है। और न्यायालय क्या होता है, कोर्ट के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। पर इन न्यायालयों का जो पूरा सिस्टम है, जो कोर्ट का पूरा सिस्टम है, अदालतों का जो पूरा सिस्टम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस सब क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। जुडिशरी कहते हैं कि जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, जो जुडिशियल हमारा सिस्टम है, जो न्याय की व्यवस्था है, ये जो अदालतों के थ्रू हमें न्याय मिल रहा है, भाई न्याय हम खुद तो ले नहीं सकते, हमें न्याय कौन दिलाएगी, अदालत दिलाएगा ना, हमें जज है वो न्याय दिलाएगा। तो ये जो जस्टिस है हमें यहां से मिलता है, इसीलिए हमें से क्या है, जुडिशरी, न्यायपालिका हम लोग कह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे भारत की न्यायपालिका है उसमें आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। एक कहा जाता है हमारे भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट,
और एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है? देखो, दोनों का मतलब एक एक कर करके हम लोग जानते हैं। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, आजाद है। आजाद होने का मतलब क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों को किसी के दबाव में काम नहीं करना है, किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करना है। अब ये प्रेशर बना कौन सकता है भाई? ये प्रेशर कौन बना सकता है? विधायिका बना सकती है। ये प्रेशर विधायिका बना सकती है ना भाई। संसद बोल दे नहीं नहीं भाई तुम लोग क्या करो, इसको करो, ये ऐसा फैसला देना, तो विधायिका बना सकती है, उसके प्रेशर में काम नहीं करना। कार्यपालिका बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। राष्ट्रपति बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, सरकार बोल दे कि नहीं भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यही फैसला देना पड़ेगा, तो ये दबाव में काम नहीं कर सकते। ये वही काम करेंगे जो फैसला सही है, जो न्याय के हिसाब से सही है, बिल्कुल न्याय है। न्याय जो जस्टिस जो होना चाहिए वही ये देंगे, जो भारत का संविधान कहता है वही फैसला देंगे, जो भारत की आईपीसी सीआरपीसी कहता है, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वो कहता है, उसी के अनुसार ये क्या करते हैं, अपना फैसला करते हैं। आप लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और मैं ये बात देखता हूँ बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने अपनी पूरी उम्र भारत में निकाल दी, उन लोगों को यह नहीं पता, पर आपको पता होना चाहिए, देश के संविधान से कभी सजा नहीं मिलती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। देश का संविधान जो होता है ना, वो गवर्निंग बॉडी है, वो बताता है कि देश को ऐसे चलाना। सजा जो दी जाती है ना, वो आईपीसी या सीआरपीसी के तहत दी जाती है, आईपीसी सीआरपीसी के तहत दी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत दी जाती है कि भाई आपको 7 साल की सजा, इसको 3 साल की, 2 साल की, ये क्राइम करोगे तो 1 साल की सजा, 1 महीने की सजा, जो भी है वो सजा आईपीसी या सीआरपीसी के तहत मिलती है, ठीक है। पर ये जो जुडिशरी को आजादी दी है, ये किसने दी है? भारत के संविधान ने दी। अब ये जो कानून है ना, ये कानून है, ये इस कानून में बदलाव करने की जो ताकत है वो किसके पास है? संसद के पास है। ये ताकत संसद को किसने दी कि भाई इन कानूनों में तुम बदलाव कर देना? भारत के संविधान ने दी है, ठीक है। और संसद में जो लोग जाएंगे उनको चुनने की ताकत किसको दी है? हमें लोगों को दी है। तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बेवकूफ लोग हैं, जब क्या होता है कि कुछ लोगों को सजा नहीं मिलती है, सिस्टम गलत काम करता है, तो संविधान को गाली देते हैं कि संविधान अच्छा नहीं है हमारा। नहीं, कभी भी जो सजा होती है ना, वो संविधान के तहत नहीं होती, सजा आईपीसी सीआरपीसी के तहत होती है, जो कि बहुत काफी समय से चल रहा है। पर इसमें अगर किसी भी कानून को बदलना है तो वो ताकत संविधान संसद के पास है, और संसद को वो ताकत संविधान ने दी है, और संसद में लोगों को भेजने की ताकत हम लोगों को दी है। इसलिए अच्छे लोगों को संसद में भेजो, तभी हम अच्छे कानूनों की और अच्छी व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। संविधान पे जो है उंगली उठाना गलत बात हो जाता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करना, न विधायिका की में, न कार्यपालिका की में, न जनता की में। ये लोग आजाद हैं। ये जितने भी जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय के जज होंगे, ये सब इंडिपेंडेंट है। इनको किसी की बात नहीं सुननी कि भाई हाँ आप बोलो हम उस तरह फैसला देंगे। नहीं, हम फैसला कैसे देंगे? आईपीसी सीआरपीसी के तहत देंगे। जो हमारे संविधान के मापदंड है, जो कहते हैं कि भाई सबके साथ समानता होनी चाहिए, उस समानता को दिमाग में रखते हुए हम फैसला देंगे। हम सब क्या है, कानून के सामने सब समान है, ये जो बात संविधान ने कही है उसको मानते हुए हम फैसला देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एकीकृत इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि किसी के प्रेशर में आपको काम नहीं करना, किसी के दबाव में आकर के आपको काम नहीं करना। इंटीग्रेटेड और एकीकृत का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है, 2 पर्सन है, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है, एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। अब जैसे मान लो कि एक्स पर्सन ने ना वाई पर्सन के 1 लाख रुपए ले लिए। एक्स पर्सन ने क्या है, वाई पर्सन के 1 लाख रुपए ले लिए। एक्स पर्सन बहुत तेज तरार आदमी है, ठीक है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है। तो इसने क्या है, वाई से 1 लाख रुपए ले लिए। अब क्या इसने, एक्स ने बोला भाई 6 महीने के बाद मैं तुझे दे दूंगा। बोले ठीक है दे देना। पर 6 महीने के बाद हो गए, बोले नहीं दूंगा। वाई आया, बोले भाई पैसे, बोले नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। बोले कोर्ट जाऊंगा, बोले चल जा, क्या कर लेगा तू मेरा, जो बिगाड़ ले बिगाड़ ले, ठीक है। फिर वो 1 महीने बोला ठीक है दे दो, नहीं फिर ऐसा क्या, ये अपनी बिल्कुल बदमाश वाली जो नीति होती है ना उस पर आ गया। तो भाई फिर बाद में इसने पुलिस में कंप्लेंट करी कि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। जो केस है वो कोर्ट में गया। तो अब सबसे पहले जो केस जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाके बैठ दो कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे हम, तो नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले जो केस जाएगा जिला न्यायालय में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वो जिस भी जगह पे रहते हैं वहां पे जाएगा। मान लो चलो इस एक्स ने फर्जी सबूत जुटा लिए कि भाई नहीं मैंने तो कोई पैसे लिए नहीं, और लिए भी थे तो दे दिए। चलो मान लो कि भैया एक्स को है ना यहाँ पे विक्ट्री मिल गई, एक्स को विक्ट्री मिल गई, पर वाई तो अभी भी नाराज है, बोला नहीं नहीं ये कैसी व्यवस्था,
मैं सही हूं, मुझे तो न्याय मिलना चाहिए, तो ये क्या है, अपने राज्य के हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में अपील कर देगा, बोले भैया मुझे तो क्या है, यहाँ पे इसने पैसे नहीं दिए। और मान लो हाई कोर्ट को भी उसने ये दिखा दिया कि भाई नहीं नहीं, एक्स ने ही कराया है, एक्स सही है, तो एक्स को सही बता दिया। अब मान लो फिर भी बात सेटिस्फाइड नहीं हो, फाइनल उम्मीद, जब तक सांस तब तक आस, ठीक है, तो आखिरी उम्मीद तक तो हमें गेम खेलना ही है। तो ये वाई क्या करा, बोले अब तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय गया। अब मान लो सर्वोच्च न्यायालय में वाई ने ऐसे सबूत रख दिए या ऐसी बात रख दी जिससे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मन जीत लिया और ये पक्का हो गया कि एक्स ने 1 लाख रुपए नहीं लौटाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ना, सुप्रीम कोर्ट बोल दे वाई सही है, एक्स गलत है, अगर वो बोल दे वाई गलत है और एक्स सही है, तो भैया जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ना, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा वो मानना पड़ेगा, चाहे जिला न्यायालय ने कुछ भी बोला हो, उच्च न्यायालय ने कुछ भी बोला हो, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भी बोला हो। पर सर्वोच्च का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, जो जिसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर होगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इसी को एकीकृत बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं, कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जिला न्यायालय का केस हाई कोर्ट ने सुना, उच्च न्यायालय ने सुना, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुना। ये एकीकृत है, इंटीग्रेटेड यूनिट है। हमारे जो देश की जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। भाई ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय जो बोल दे फाइनल, बस हम किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ये केस ऊपर जा सकता है, आप ऊपर लेकर के जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय तक आप लेकर के जा सकते हो। तो स्वतंत्र और एकीकृत है। हमारे भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र और एकीकृत है, और आप बहुत गर्व के साथ कह सकते हो कि हमारे भारत की न्यायपालिका ने ये मुकाम हासिल करा है कि हम स्वतंत्र है। ये जो बेसिक ओवरव्यू न्यायपालिका का होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और इन तीनों, हमेशा ध्यान रखना, न्यायपालिका क्या है, इन तीनों जो लेवल के कोर्ट है, स्तरों के जो कोर्ट है, अदालत है, इनको मिलाकर के हम न्यायपालिका बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। अब देखो भैया, हमारे देश में बहुत कुछ होता है, ठीक है, कभी दो वर्गों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, सरकार और लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, अलग अलग प्रकार की जो मुद्दे हैं वो उठते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत है कि स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में काम नहीं करे। भाई प्रधानमंत्री और मजदूर का भी केस चल रहा हो ना, तो मजदूर को भी विश्वास होना चाहिए कि भाई न्यायपालिका सही फैसला देगी और मेरे जैसे गरीब की भी न्यायपालिका बात सुनेगी। तो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है। और प्रभावशाली न्यायपालिका होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, जनता पे उसका प्रभाव होना चाहिए कि नहीं भाई विश्वास है मैं न्यायपालिका का, हमारी जो जुडिशरी है उस पर हमारा विश्वास है कि वो जो भी फैसला करेगी वो सही करेगी, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी है ना, वो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे वो बताएगा कि जो देश का संविधान है उसमें ये बात है, उसको उसी तरीके से माना जाए। रक्षक है वो, संरक्षक है संविधान का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, प्रभावशाली न्यायपालिका होनी चाहिए। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो जो मौजूद अदालतें हैं विभिन्न स्तरों पर, मेरे तीनों स्तरों की बात आपसे करें तो सामूहिक रूप से सारे रूप जितने भी, उनको पूरा एक बात हम साथ जोड़ लेंगे, सामूहिक रूप से जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो देखो क्या है, मैंने बता दिया ना, भारतीय न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर जिला और स्थानीय स्तर के न्यायालय। ये तीनों न्यायालय, इन तीनों को जब आप मिला लोगे, तीनों कोर्ट्स को आप मिला लोगे तो आप क्या कहोगे, न्यायपालिका कहोगे, या इंग्लिश में आप इसे जुडिशरी कहोगे। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देखो क्या है, भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इसका मतलब यह कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। जो न्यायिक प्रशासन है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आप इस बात को और समझिएगा, जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यायिक प्रशासन है, न्याय से रिलेटेड, जो जुडिशियल से रिलेटेड जो भी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन नियंत्रित करेगा, सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रित करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वो है, सुप्रीम पर वो है, सबसे ऊपर वो है। और इसीलिए तो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस था वो हाई कोर्ट ने सुन लिया। दोनों से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे पास हो, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी मैं बैठा हूं, सुप्रीम कोर्ट आपका फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी न्याय की उम्मीद भारत में बसती। तो बोला कि जो नियंत्रण करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का है। ये है भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां से एक वकील उतर रहा है, दूसरा जा रहा है, लोग आमने सामने से निकल रहे हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे आन बान शान, हमारे देश का तिरंगा लगा हुआ है।
तो मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल करके बैठा है पूरी व्यवस्था कंट्रोल। वो कभी भी हाई कोर्ट से भी जवाब मांग सकता है, इन केसों पे तुम्हारी क्या सुनवाई चल रही मांग सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनवाई कर सकता है। वो सारे फैसलों को कंट्रोल करता है, पूरी एक ही करता है, इंटीग्रेटेड है कि भैया क्या है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय जो चाहे मन में वो करे, नहीं, भैया कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी फैसला देगी उसको मानना पड़ेगा। देश की सभी अदालतों को मानना पड़ेगा, देश के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, देश की सरकारों को मानना पड़ेगा, सबको उसका जो फैसला है वो मानना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो मानना पड़ेगा। और कभी भी है ना, कोई न्यायपालिका के खिलाफ जाकर के नहीं बोलता। आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई नेता भाषण दे रहा है या और कुछ कह रहा है, वो प्रधानमंत्री को एक बार गलत बोल देगा, वो संसद में बैठे सांसदों को एक बार गलत बोल सकता है, पर वो कभी भी न्यायपालिका के खिलाफ गलत नहीं बोलता। यही तो सम्मान है न्यायपालिका के प्रति। हमें विश्वास है हमारे देश की न्यायपालिका के प्रति कि वहां से हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस है वो हम लोगों को मिलेगा। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो कोई सा भी विवाद हो जाए उनमें से वो इनकी सुनवाई करेगा। पहला, देश के नागरिकों के बीच में। अब भाई नागरिकों के बीच में तो कर ही रहा है ना भाई, वो एक्स और वाई की लड़ाई उसको भी वो सुन रहा है, ठीक है, दो समुदायों की लड़ाई है उसको भी सुन रहा है, सबको वही सुन रहा है, देश के नागरिकों के बीच की सुनवाई करता है। ये तो आम बात है, ये तो आपको समझ में आ गई। नागरिकों और सरकार के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच भी जब हो जाती है लड़ाई, तो देखो क्या होता है इसमें। जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है, जो सरकार है ना वो कुछ ऐसे कानून लेकर के आ जाती है। अब आप बोलोगे कानून तो संसद बना रहा है, पर भाई सोचने का काम तो सरकार का ही है। सरकारी तो लेकर के जा रही है लोकसभा में, सरकारी तो लेकर के जा रही है राज्यसभा में। तो क्या है, सरकार के बीच तो जो केस है ना वो सरकार के ऊपर होता है। और मैंने आपको बताया था जब आरक्षण वाला मुद्दा पढ़ाया था, ओबीसी आरक्षण वाला, इंदिरा साहनी वाला जब केस मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने ये बात समझाई थी कि सोचता तो सरकार ही, फिर वो संसद में लेकर के जाती है, संसद में पास हो जाता है। तो नागरिकों और सरकार के बीच, अब सरकार ने मान लो कोई भी कानून बनाया और उससे कुछ नागरिकों का समूह क्या है, विरोध में आ गया, जैसे आरक्षण वाले मुद्दे में है, तो अब उसमें क्या हुआ था, नागरिकों की तरफ से कौन उठ करके आए, इंदिरा साहनी जो है वो नागरिकों की तरफ से आई। इंदिरा साहनी जो वकील थी वो नागरिकों की तरफ से उठ कर गए। वर्सेस क्या था, आप देखिएगा अपनी किताब में, वर्सेस सरकार के बीच क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो देश की केंद्र सरकार है उसके खिलाफ। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी क्या है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत से केस फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में और उसको मैं क्या है एक नाम दे दिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब नागरिकों वर्सेस सरकार के बीच में क्या है, केस हो रहा है। अब आप सोच रहे हो महाराज की फोटो कहां से आ गई, महाराज कौन है, इन महाराज का नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। और जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे कॉम्पिटिशन में इनका नाम बहुत सुनोगे। केशवानंद भारती कौन है, इन्होंने भी क्या है एक केस करा था, और ये केस किसके था, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो केरला की सरकार है उनके खिलाफ उन्होंने केस करा था। इनका कोई मामला आ गया और उसके पे उन्होंने क्या है केस कर दिया। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नागरिक है ये और सरकार के खिलाफ केस कर रहे हैं, ठीक है। और उनके बाद, इनके फैसले के बाद बहुत से परिवर्तन संविधान में भी करे गए। एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना की जो अवधारणा है वो भी इसी केस से निकल कर आती है। ये है केशवानंद भारती। तो नागरिक और सरकार के बीच में भी मामला उठ सकता है, कभी भी उठ सकता है। दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच में, भाई मान लो अब दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच में मामला हो जाए, राजस्थान महाराष्ट्र के बीच में कोई मामला छिड़ जाएगी, नहीं हमारे बीच में तो ये लड़ाई चल रही है, उसको भी कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आप 10th में जब जाओगे तो 10th में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संघवाद की व्यवस्था है हमारे देश में। क्या है, संघवाद की व्यवस्था है। तो संघवाद की व्यवस्था क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और वो अपने अपने पावर्स को यूज करती हैं। अगर दोनों कहीं अपने पावर का मिसयूज करती है और दोनों के काम के बीच में दखलंदाजी करती है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के बात कर सकती है। तो केंद्र और राज्य सरकार के केस को भी वही देखती है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अब देखो फौजदारी और दीवानी क्या है, ये दीवानी वो वाली दीवानगी नहीं है, ठीक है। और फौजदारी, यहाँ पे फौजी नहीं बनवा रहे हम लोग। फौजदारी और दीवानी में अंतर क्या है, देखो दीवानी का जो मामला है, दीवानी मामले क्या होते हैं, जो संपत्ति से रिलेटेड हो, ठीक है, बाय लैंड रेवेन्यू इनसे रिलेटेड होते हैं, वो दीवानी मामले होते हैं। फौजदारी मामले मतलब जो क्रिमिनल है, ठीक है, भाई आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, जो है वो फौजदारी। तो इन दोनों मामलों की भी जो सर्वोच्च हाईएस्ट सुनवाई जो करेगी, अपील करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। और क्या बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के खिलाफ भी जाकर के सुनवाई कर सकता है। जैसे कि क्या हुआ था एक्स और वाई वाले केस में अपने, एक्स के लिए सपोर्ट में कौन था, जिला न्यायालय ने भी सपोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, पर दोनों को बोला तुम चुप रहो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वाई सही, वाई को पैसे लौटाओ। तो ये क्या है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। मतलब ये हमारे देश की एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई आप विश्वास रखिए न्यायपालिका में, देरी होगी ठीक है, पर आपको जो है फैसले वो मिल जाएंगे। आपको जो सिस्टम पे आपको विश्वास रखना चाहिए, सिस्टम के बाहर जाकर के आप है ना रास्ते खोजने की कोशिश मत करो। आप संविधान के दायरे में रह करके, आप सिस्टम में रह करके क्या है काम करने की कोशिश करो। आपको लगता है कि सिस्टम में कमी है तो सिस्टम में सुधार लाओ। ये मतलब नहीं है कि सिस्टम से बाहर जाकर के हम कोई गलत रास्ता अपना करके काम करें। आपको लगता है कि अगर हमारे सिस्टम में ये कमी है, आप उसमें सुधार करने की कोशिश करिए, आप बदलाव लाने की कोशिश करिए, परंतु ये नहीं है कि आप उससे बाहर जाकर के कोई गलत रास्ता अपना करके खुद को भी शर्मिंदा करें, अपने माता पिता को भी शर्मिंदा करें और देश को तो शर्मिंदा कर ही देंगे। फिर आप ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, संसद के दबाव में नहीं। हाई कोर्ट है जो राज्यों की जो संसद होती है, विधायिका होती है, उसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं है, न कार्यपालिका के दबाव में। भाई मुख्यमंत्री ने बोल दिया फैसला बदल दो, अरे नहीं बदलेंगे भैया। प्रधानमंत्री बोल रहा है फैसला बदल दो, नहीं बदलेंगे। राष्ट्रपति बोल रहा है बदल दो, नहीं बदलेंगे। किसी के कहने पर ही नहीं बदलना हमें किसी के कहने पर भी कोई फैसला नहीं बदलना है। मतलब कोई भी हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर नहीं, नो प्रेशर। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का है ना दबाव नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। अब न्यायाधीश कौन होते हैं भैया? न्यायाधीश का मतलब होता है जज, ठीक है, जज जो आपके जज होते हैं, ठीक है, ऑर्डर 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 ऐसा करते हैं ना, वो वाले न्यायाधीश जी की बात करें तो सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी जो अभी पार्टी रूल कर रही है, राज कर रही है, जिसकी सरकार है, तो सरकार या सत्ताधारी पार्टी मतलब जिसकी सरकार है उस पार्टी की भी नहीं सुनेंगे और सरकार की भी नहीं सुनेंगे। दोनों की मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता, काम वही होगा जो क्या है हमारी कानून व्यवस्था कहती है, देश का संविधान जो कहता है उसी अनुसार हम काम करेंगे। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो आज जितने भी आधुनिक लोकतंत्रों का मतलब क्या है, जहां मॉडर्न डेमोक्रेसी है, अब जहां हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, उस लोकतंत्र में जो अदालतें हैं, जो कोर्ट है ना, वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होते, वो स्वतंत्र है। भैया हमने 3 यूनिटें बना दी, भैया विधायिका अपना काम करे, विधायिका क्या काम करे, कानून बनाने का काम करे, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करे, और न्यायपालिका है उसे उसमें देखे कि वो संविधान के खिलाफ तो वो काम नहीं है क्या। अगर संविधान के खिलाफ वो कानून है तो उसे रद्द कर दिया जाए और उसे देश में से हटा दिया जाए। देखो ये फैसला हम देख चुके हैं। हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, वो आरक्षण व्यवस्था वाले मुद्दे से करी थी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, वो इंटरफेयर करता है, दखलंदाजी करता है और एक सही फैसला, सभी को बराबर का न्याय मिल सके, उस जैसा फैसला देते। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। कौन से लक्ष्य को? 2 प्रकार के लक्ष्यों की बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका वाली और एकीकृत वाली। तो एकीकृत वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, हम चाहे जैसी व्यवस्था बनाए। कल को भारत के संविधान में बदलाव करके बोल दिया जाए नहीं, जो फैसला जिला न्यायालय में खत्म हो गया जिला में ही खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचना, वो तो हमने व्यवस्था कर दी। पर स्वतंत्र होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। काफी देशों में ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो वहां की न्यायपालिका आजाद हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। देखो अब जो हमारे जुडिशरी में जो सिस्टम चलता है ना बेटा, जजों को सिलेक्ट करने का ये काम जो चलता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोलिजियम सिस्टम, इसे हम बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो नेम देते हैं कि इनको क्या करा जाए, हाई कोर्ट का बना दे, इसे सुप्रीम कोर्ट का बना दे, जैसे वो होता है। फिर वो प्रधानमंत्री के पास जाता है, उसमें से कुछ प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है, फिर वो राष्ट्रपति को नाम दे देता है और राष्ट्रपति उन पर साइन कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो काम ही साइन करना, फिर उनको शपथ दिला देना। इस कोलेजियम सिस्टम की भी क्या है, थोड़ी सी आलोचना, कभी कभार बहुत बार आलोचना भी होती है। इस कोलेजियम सिस्टम की भी क्या है, आलोचना जो है, आलोचना है मतलब जो क्रिटिसिज्म है वो होता है कोलिजियम सिस्टम का, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम का जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो काफ़ी आधारों पे करा जाता है। और एक बार ये बात भी कही गई कि जो भारत की न्यायपालिका है, जो इंडियन जुडिशरी है, वो कैसी है, अपर कास्ट मेन बेस्ड जुडिशरी। अपर कास्ट मेन बेस्ड जुडिशरी का मतलब क्या है कि भैया अपर कास्ट का जो परसेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो ज़्यादा है और मेन है ना वो बहुत ज़्यादा है।
मतलब जो बैकवर्ड या लोअर कास्ट के लोग हैं वो नहीं है, और वुमेन्स फीमेल्स है ना वो नहीं है। तो इसलिए इंडियन जुडिशरी के लिए कभी-कभार ये भी क्रिटिसिज्म रहता है कि वो अपर कास्ट मेन बेस्ड जुडिशरी है, और कभी-कभार कोलिजन जो सिस्टम है उसकी भी आलोचना करी जाती है। सिस्टम की चर्चा हम अलग से कभी करेंगे, अभी नहीं कर सकते। तो अब राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को क्या है, उनको अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, शपथ दिलाई जा रही है, ठीक है, और शपथ दिलाने के बाद हाथ मिला रहे हैं राष्ट्रपति साहब जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे। प्रधानमंत्री की सलाह पे करा है, प्रधानमंत्री की सलाह और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उससे पूछ करके, दोनों से पूछ करके राष्ट्रपति फाइनल साइन कर देते हैं। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को चुनते हैं। देखो अब क्या है, इस व्यवस्था में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ मतलब जो बहुत उम्र में काफी बड़े हैं और उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वही क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो वही मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसे चुनते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा फंडा है वो ये है कि जो आपके सबसे ज्यादा होगा, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, उसको क्या हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। अभी आज 8% टोटल 34 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। याद रखिएगा कितने, 34 है, 34 है। 34 इसमें क्या है, सीजीआई मिलाकर है। 33 नॉर्मल वाले जज हैं और एक सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश है वो है। टोटल 34 है। बात हमेशा ध्यान रखना, इन 34 के पास है ना, सबके पास बराबर की पावर है। कोई पावर में ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जो सीजीआई है उसको बहुत ज्यादा पावर है और 33 को कम पावर। पावर सबको बराबर है, सबके फैसले जो दिए जाएंगे वो बराबर मान्य होंगे, ठीक है। बस सीजीआई के पास एक दो जो विशेष पावर है वो ये है, एक तो संवैधानिक बेंच जो बनाता है, संवैधानिक पीठ का गठन करता है, वो ये करता है। अब आप पूछोगे संवैधानिक पीठ क्या होती है, देखो क्या होता है, जब भी 5 या 5 से ज्यादा जज बैठ करके क्या है, किसी फैसले की सुनवाई करते हैं, उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो उसमें बताएगा कि भाई ये 5 है ना, ये 5 जज, ये 10 जज, कौन नियुक्त करेगा कि भाई ये 10 जज है ना इस फैसले की सुनवाई करेगा, वो सीजीआई नियुक्त करता है कि आप 10 जने जाओ और इस फैसले की सुनवाई कर करके आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही जो संवैधानिक पीठ का गठन करने का काम इनके पास मुख्य तौर पर होता है। बाकी जैसे मान लो कि भैया 7 जज बैठे हुए हैं, अब उन 7 में से है ना एक सीजीआई भी है और प्लस 6 जज दूसरे भी। अब ऐसा नहीं है कि सीजीआई के दबाव में आकर के अपना फैसला सुने, नहीं, या आप अपना फैसला सुनो, आप अपना फैसला सुनो दो, और इनका सबका पॉइंट जो है बराबर है, 7 है, टोटल 7 है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई सीजीआई बोल देगा कि नहीं नहीं हाँ भाई ये फैसला सही है तो हम वही मानेंगे, नहीं, सबके मानेंगे। भाई 7 के 7 बोल देंगे, 4 बोल देंगे कि पक्ष में है और 3 बोल देंगे इस फैसले के विपक्ष में। भाई हमें ऐसा लगता है कि इसने गलती नहीं करी और ये बोलते हैं इसने गलती करी। अब ये 3 वाले में मान लो सीजीआई भी आ रहा है तो हम इस फैसले को कट कर देंगे, हम ये वाला मानेंगे। 4:3 वाले में तो 4 ज्यादा है ना, हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक पीठ की गठन करना मुख्य अधिकार मुख्य न्यायाधीश का होता है, बाकी सभी क्या है समान अधिकार उनको सभी न्यायाधीशों को मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अब उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होगी, उसे ही बनाया जाएगा। ये कौन है? आज के मौजूदा 8% मुख्य न्यायाधीश है VR रमन्ना, ठीक है, ये आज के मुख्य न्यायाधीश है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। देखो इसीलिए तो स्वतंत्र है कि भाई अब बना कौन रहा है, देश का प्रधानमंत्री उसका नाम ले रहा है, राष्ट्रपति से नियुक्त कर रहा है। बना कौन रहा है? कार्यपालिका के लोग बना रहे हैं। पर एक बार बन जाने के बाद इसे हटाना बिल्कुल बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल, आप इसे हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये स्वतंत्र है। अब दबाव में हटाओगे कहां से, तुम हटा ही नहीं सकते, बहुत असंभव है, डिफिकल्ट काम है वो है। तो बनाने वाले के प्रेशर में भी आपको काम नहीं करना है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाना भी बहुत मुश्किल है, और इनको भी। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि जो जज है ये सही काम नहीं कर रहा है, संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, तो हम उसे हटा सकते हैं। और दोनों सदनों में 2/3 मतलब 545 का 2/3 और फिर 245 का 2/3, यह होने के बाद ही हम किसी जज को हटा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या दर्शाता है कि हमारी जो न्यायपालिका वो सही से काम कर रही है।
भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। तो भारत की जो न्यायपालिका है ना, दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। मतलब जो क्या है, अपना प्रभाव जनता पे छोड़ रही है। जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति क्या है, विश्वास है कि हमें क्या है, जो न्याय मिलेगा वो क्या है, कोर्ट से मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। किस किस को है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ये संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि संविधान की जो चीज है इसका मतलब ये है, इसको हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इस कानून को इस प्रकार से मानना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला था भाई, 4 स्तंभ लोकतंत्र के हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को हमने मना लिया है। तो ये जो 4 है, इन चारों की जो छत है ना, वो संविधान है। संविधान से बाहर जाकर के कोई काम नहीं करेगा। अगर संविधान से बाहर कोई भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? अमान्य घोषित हो जाएगा। इसलिए किसको बचाने की जरूरत है? संविधान को बचाइए। लीगल, सिविल, जुडिशियल जो सारे कानून है वो सब संविधान की देन है। संविधान ने आजादी विधायिका को दी है, कार्यपालिका को दी है, न्यायपालिका को दी है, मीडिया को दी है, लोगों को दी है। तो संविधान का होना बहुत जरूरी है। संविधान नहीं होगा ना तो हम क्या है, निरंकुश हो जाएगा। जो राजा हैं, वो जो देश को चला रहे हैं, वो लोग निरंकुश हो जाएंगे। संविधान ने ताकत दे रखी है। आप फ्रांसीसी क्रांति में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वहां पे क्या है, वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि राजा को हटा करके संविधान लाओ, चाहे संवैधानिक राजतंत्र आ जाए पर संविधान होना चाहिए। तो संविधान बहुत जरूरी है। संविधान को जानिए, संविधान को मानिए और अपने जीवन में उतारिए उसे। उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे, उसे नहीं जानोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जो सरकारें है ना, वो बिल्कुल हमारे यहां बैठ जाएगी और फिर उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वो उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कानून ऐसा आ जाए, कार्यपालिका की कार्रवाई की कोई ऐसी बात आ जाए जिसे चुनौती मिल जाए, तो तय करता है, संवैधानिक वैधता तय करता है कि भाई संविधान के अनुसार काम है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी काम अगर संसद कर रही है, जो विधायिका अगर करती है, कार्यपालिका कर रही है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वापस न्यायिक समीक्षा कर सकती है, देख सकती है कानून इनका सही है या नहीं है, संविधान के पक्ष में है या नहीं है। और एक बात जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने बिल्कुल सरकारों को और संसद को और राज्य की जो विधानमंडल है उनको साफ कह रखा है कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को मत बदल दे। जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको मत बदल देना। समानता बेसिक स्ट्रक्चर है, धर्मनिरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है, लोगों के जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको मत बदल देना। ऐसा सिस्टम नहीं बदल। आप संविधान में बदलाव कर सकते हो। संशोधन वाली बात हमने पढ़ी है, हमने संविधान वाले चैप्टर में संशोधन की बात पढ़ी है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, पर संविधान में ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो मूलभूत सिद्धांतों को बदल दे, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दे। तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। जो ये मूलभूत सिद्धांत क्या है, हमारे देश की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, वो नहीं बदल देना चाहिए। लोकतंत्र आत्मा है, मूलभूत सिद्धांत है, उसे मत बदल देना। ऐसा काम नहीं करना, उसके लिए साफ साफ रोक लगा दी है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता से उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम कर रहा है? जो भारत की न्यायपालिका है वो काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार का तो अगला पूरा चैप्टर है यार। ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है, उनके ऊपर भी न्यायपालिका का पूरा ध्यान होता है कि हर इंसान को उसके अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार बिना जीवन बहुत बेकार है, हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में जानेंगे। नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। तो भैया अगर हमें जो भी मौलिक अधिकार मिले, हमें जो भी अधिकार मिला है, अगर वो पूरा नहीं होता, अगर उसका उल्लंघन होता है, मतलब वो हमें मिल नहीं पाता, तो हम अदालत जा सकते हैं, हम जिला न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। तो हाल के वर्षों में अभी अदालतों ने क्या, सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिकों के हित में बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करा है। देखो भारत में मानवाधिकारों के लिए बहुत काम होता है। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में, एक NHRC भारत ने बनवा रखा है। NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनवा रखा है कि कहीं भी अगर
कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, एक्शन लेगा। तो मानव अधिकारों को पूरा पूरा भारत में ध्यान रखा जाता है। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। देखो जनहित याचिका, यह इसे इंग्लिश में PIL कहा जाता है, ठीक है। PIL फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। जनहित याचिका, जन के हित में याचिका लिटिगेशन लगाई जा रही है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़े समूह का क्या है, इसमें क्या है, नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेगा, PIL लगा देगा, पब्लिक इंटरेस्ट की, भाई ये पूरी जनता के लिए क्या है, फायदेमंद है, तो इस पर हम एक साथ मिलकर के PIL लगा देते हैं, तो वहां पे वो पूरे पब्लिक के लिए वो सुनवाई करी जाती है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। तो सरकार अपना दुरुपयोग ना करे अपनी शक्तियों का, उसके लिए भी क्या है, जो न्यायपालिका है उसे रोकती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। तो वो क्या है, भ्रष्टाचार ना करे नेता, भ्रष्टाचार ना करे अधिकारी, इसलिए भी क्या है, उनके बीच में हस्तक्षेप करती है न्यायपालिका, और इसी कारण क्या है, हमारा विश्वास बना हुआ है। इसी के साथ जो है आज हमारा जो वीडियो और लेक्चर दोनों कंप्लीट हुए, और चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट, और अब अगला चैप्टर एक मौलिक अधिकार बाकी है, फिर हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर ही ली है। तो बिल्कुल बच्चों जी जान लगा करके मेहनत में लग जाओ, और अभी भी कोरोना का खतरा गया नहीं है, डेंगू भी आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ घरों में रहे, सुरक्षित रहे। बाकी कोई प्रॉब्लम आई हो वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछे, अच्छा लगा हो तो धमाधम अच्छे कमेंट करते, हमारा प्रोत्साहन करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।